नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में थोड़ी खबर ऐसी है कि अनिल परब भी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। आपको मालूम है, 2 दिन पहले अनिल परब, जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनको ईडी का समन्स और नोटिस आई थी कि भाई आप 31 अगस्त को सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस में पहुंच जाओ, आपसे कुछ बातें करनी है, ज़बानी लेनी है वगैरह वगैरह। लेकिन उसी वक्त अनिल परब ने बताया था कि मैं वकीलों से सलाह मशवरा करूंगा और उसमें से जो निकलता है उस तरीके से मैं ईडी के साथ कोऑपरेशन करूंगा। ये महाविकास आघाड़ी में जो शामिल पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, इनका कोऑपरेशन का मामला कुछ अलग है। यानी हम जिसको सहकार करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे बोलते हैं, उससे इनका मतलब कुछ अलग होता है। जिसमें जिस ढंग से हम कोऑपरेशन बोलते हैं, तो हम जिसको नॉन कोऑपरेशन बोलते हैं उसको शायद महाविकास आघाड़ी सरकार में कोऑपरेशन बोला जाता है। क्योंकि आपको मालूम है, अनिल देशमुख के लिए 4-5 समन्स निकाले गए, वो एक दिन भी हाजिर नहीं हुए और अपने वकील को भेजते, कोर्ट में जाते और फिर बार बार कैमरे के सामने आकर अनिल देशमुख बोल रहे थे कि ईडी ने जो कुछ किया है तो मैं ईडी के साथ पूरा कोऑपरेशन करूंगा। अब कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर वो सामने से आपको बुला रहे हैं तो आप जाके हाजिर हो जाओ, वो जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब दे दो और जो कुछ सबूत मांगेंगे या सबूत दिखाएंगे उसकी जो कुछ छाननी करना है वो कर दो। लेकिन ये वहाँ पहुँचते ही नहीं, जाते ही नहीं, फिर बोलते हैं मेरी उम्र बढ़ गई है, मुझे बहुत सारी व्याधियाँ है या बीमारियाँ है, कोर्ट पहुँच जाते हैं लेकिन ईडी के ऑफिस में नहीं पहुँच जाते और कोरोना भी बताते हैं। यानी मुंबई से उठकर दिल्ली जाने के लिए कोरोना होता नहीं, लेकिन उनके जो निवास स्थान है वो निवास से 5-10 किलोमीटर पर ईडी का ऑफिस है, वहाँ पहुँचने में उनको कोरोना डराता है और फिर भी बोलते कि मैं ईडी के साथ पूरा कोऑपरेशन करूँगा। जिस ढंग से पिछले महीने भर में अनिल देशमुख ईडी से पेश आए, यानी पेश नहीं हुए, उसी ढंग से अनिल परब जाने वाले हैं। ये बात तो पहले दिन से तय थी, अर्थात 2 महीने से बार बार बोला गया है कि अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर आएगा। वो आ गया और आने के बाद फिर वही ड्रामा शुरू हो गया कोऑपरेशन का। ये अजीब बात और है कि देश में नए सिरे से एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम भी कोऑपरेशन है और ये नए कोऑपरेशन मिनिस्टर जो अमित शाह बने, उनका अभिनंदन करने के लिए देशमुख के नेता, परब के नेता शरद पवार दिल्ली पहुंच गए और कोऑपरेशन में बहुत अच्छा काम शायद अमित शाह कर सकते हैं, ऐसा पवार साहब को लगा था। अभी वो कोऑपरेशन क्या है और देशमुख या परब जो कोऑपरेशन कर रहे वो क्या है, उसका मतलब शायद पवार साहब बता सकते और कोई नहीं बता सकता। अजीब तरीका है कि आपको बुलाया गया है और आप नहीं जाते। कानून आपको मालूम है, आपको याद होगा कि देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे। यानी कानून जो होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका अमल करने का काम जिस मिनिस्ट्री के पास होता है, उसके मिनिस्टर थे अनिल देशमुख और वो खुद ही जब ईडी कानून का इस्तेमाल करती है और अमल करती है तो उसके साथ कोऑपरेशन नहीं करते और बोलते मैं कोऑपरेशन करूंगा। अब देखिए अनिल परब, ये तो खुद जाने माने वकील है और इतने बड़े वकील है कि खुद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को कानून का सलाह मशवरा देते हैं। उन्होंने खुद बताया था, जब पहली बार सचिन वाजे के लेटर में इनका नाम आ गया तो उन्होंने बोला मैं तो बाला साहब का शिवसैनिक हूँ और मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून का अभ्यासक हूँ, इसलिए हमारे पार्टी के शिवसेना के चीफ जो है उद्धव ठाकरे, उनको आज नहीं पहले से, जब पार्टी के सिर्फ पार्टी के चीफ थे, प्रमुख थे, सुप्रीमो थे,
तब से लेकर आज तक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे को कानून का सलाह मशवरा करना है तो मुझसे ही करते। लेकिन अजीब बात देखो कि यही अनिल परब जब खुद पर मामला आ गया तो कैमरे के सामने आकर बताते कि उस पर मैं रिएक्ट कुछ करूँगा नहीं, हाँ मैं पहले वकीलों से सलाह मशवरा करूँगा। कितनी अजीब बात है। अजीब बात ऐसी है कि वो चीफ मिनिस्टर को सलाह मशवरा देते हैं कानून के बारे में और खुद के लिए अनिल परब को सलाह मशवरा नहीं देते, उसके लिए कोई और वकील ढूंढना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने कौन से वकील ढूंढे? 29 अगस्त को इनको समन्स मिला है, वो उन्होंने खुद कंफर्म किया। फिर दूसरा दिन था 30 अगस्त का और 31 अगस्त को इनको हाजिर होने को कहा था। तो जब 29 तारीख को ये बात फैल गई तो उसके बाद अनिल परब ने बताया कि मैं वकीलों से सलाह मशवरा करूंगा। ठीक है, आप वकीलों, फिर भी एक डॉक्टर खुद के उपचार के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो अनिल परब अगर दूसरे कुछ वकीलों की सलाह मशवरा करेंगे तो वो गलत मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कौन से वकीलों से मिले, कौन एडवोकेट है, कौन कानून के बड़े विशारद इनसे मिले, ये भी देखना ज़रूरी है। कल जब मराठी चैनल पर ये बात चल रही थी खबर, तो बताया जा रहा था कि ईडी की नोटिस या समन्स आने के बाद अनिल परब 2 बड़े महानुभावों से मिले। उसमें एक नाम था संजय राउत, जो सामना के संपादक है, लेकिन वो कायदा जानने वाले, कानून जानने वाले हैं, ये तो हमने कभी सुना नहीं, ना तो वो एडवोकेट वगैरह है। लेकिन अनिल परब उनसे मिले, यानी हमें बताते, मीडिया को बताते कि मैं कानून वकीलों से सलाह मशवरा करूंगा ईडी की नोटिस के बारे में। लेकिन मशवरा करने कहाँ पहुंच गए? तो संजय राउत के पास। इसका मतलब अनिल परब तो लगता है कि शायद राहुल ही देश के बड़े वकील है, यानी जो कपिल सिब्बल वगैरह होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह, उस लेवल के वकील कौन है? तो संजय राउत है। अर्थात वो जिस ढंग से एडिटोरियल वगैरह अग्रलेख लिखते हैं, लिखना पढ़ना उनका होता है, जिस ढंग से वो चैनल के साथ बातें करते हैं कैमरा के सामने, वो देखे तो वो कानूनी तौर पर ही होता है, वकीलों की तरीके से होता है, लेकिन वो खुद वकील नहीं है और कानून की जानकारी उनको कितनी है पता नहीं। वो कभी बोलते हैं कि सब कुछ कानून से हो रहा है, कभी बोलते हैं कानून भाड़ में गया। ऐसे एक नामचीन वकील है संजय राउत। तो अनिल परब उनसे मिलने गए। शायद ये जो कानून भाड़ में गया, ये संजय राउत का जो वक्तव्य है, बयान है, उस पर भरोसा करके ही अनिल परब संजय राउत से मिले होंगे कि भाई मुझे अगर ईडी किसी कानून से समन भेज रही है, नोटिस भेज रही है, तो वो अगर नोटिस भाड़ में फेंकनी है तो मुझे संजय राउत जैसा वकील लेना पड़ेगा, उनसे ही मशवरा करना पड़ेगा। इसलिए शायद संजय राउत को मिलने अनिल परब पहुंचे होंगे। वो उनके लिए बड़े वकील हो सकते हैं। अच्छा, भाड़ में जाना है तो बाढ़ भी आनी पड़ती है। अब बाढ़ आनी है तो दूसरा उसी ढंग का वकील ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ में किसी को भेजना है तो उसके लिए बाढ़ भी आनी चाहिए। और बाढ़ लाने में या बाढ़ का कंट्रोल करने में कोई मशहूर होगा तो वो जल संपदा मिनिस्टर होगा। तो शायद इसी कारण से दूसरे वकील से अनिल परब अगर कोई मिले हैं तो वो जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल से मिले। अब जयंत पाटिल LLB किए हुए हैं या उन्होंने कुछ कानून का स्टडी वगैरह किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि ये कोर्ट में कोई केस लड़ने के लिए पहुंचे थे। हमने तो नहीं सुना है, किसी न्यूज़ में हमने आज तक देखा नहीं। लेकिन अनिल परब जो बोलते हैं कि हम वकीलों से सलाह मशवरा करेंगे, तो संजय राउत के बाद अनिल परब जयंत पाटिल के पास पहुंचे, तो हमने ये समझना ज़रूरी है कि शायद जयंत पाटिल ये अनिल परब के लिए दूसरे बड़े वकील हैं।
और फिर मैंने ढूंढा कि भाई ये कैसे मदद कर सकते हैं अनिल परब की। तो मुझे ध्यान में आ गया, बीच में बार बार आपको याद होगा महाराष्ट्र में तो बड़ी बारिश होने के बाद बाढ़ आती है और बाढ़ का मैनेजमेंट जयंत पाटिल करते हैं क्योंकि वो जल संपदा मंत्री है। तो बाढ़ से भाड़ और भाड़ में गई नोटिस, ये अगर कोर्ट में खड़ा होकर कहना है तो दो ही बड़े वकील मशहूर है इस देश में, ये कर सकते हैं, वो है जयंत पाटिल और संजय राउत। शायद इसी कारण से वकीलों के दरवाजे पर जाने के बजाय अनिल परब, राउत और जयंत पाटिल के दरवाजे पर पहुंच गए। ठीक है, देखते कुछ दिन क्या होता है, क्योंकि आज जब 11 बजे के बाद खबर आई, यानी मंगलवार को 31 अगस्त को खबर आई कि ठीक अनिल देशमुख के तरीके से ही अनिल परब भी ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे, उन्होंने अपना एक वकील भेज दिया। अर्थात जो वकील भेजा वो तो संजय राउत या जयंत पाटिल नहीं थे, कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर था, कानून की जानकारी रखने वाला कोई भेजा था। और उन्होंने बताया कि मेरे प्रोग्राम बहुत पहले से तय होते हैं, तो कम से कम 15 दिन की नोटिस तो मिलनी चाहिए, तो मुझे 14 दिन की मुहूर्त दे दो, 14 दिन के बाद का समन्स या नोटिस दे दो, मैं ज़रूर आपके साथ कोऑपरेट करूँगा, मेरे प्रोग्राम पहले से तय हुए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यही अनिल परब है जो प्रोग्राम, चालू प्रोग्राम था नारायण राणे का, उसमें से पुलिस को बोलते हैं उनको उठाओ, अरेस्ट कर लो, तब उनके प्रोग्राम पहले से तय है, ये अनिल परब को मालूम नहीं होता। अगर आप अपने प्रोग्राम पहले से तय है, उसने कोई व्यत्यय नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए ईडी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको इतनी भी समझ होनी चाहिए कि भाई दूसरा कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, उसका भी प्रोग्राम तय है और अभी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पुलिस भेजकर उठाने को बोलूंगा तो गलत होगा। किस ढंग के ये मंत्री है। लेकिन अर्थात एक बात सीधी है, नारायण राणे को अनिल परब ने ही पुलिस के माध्यम से अरेस्ट की गई, उनकी ही ऑर्डर पर अरेस्ट की गई, वो सब ने देखा है। तो उसी कारण से आज गाज गिरी है तो अनिल परब पर गिरी है। एक तो अनिल देशमुख छुपे बैठे, अब अनिल परब कब छुप जाते हैं वो देखना पड़ेगा। शायद वो भी 5, अभी उनको शायद मालूम होगा कि 5 समन्स ईडी भेजती है और तब तक अरेस्ट नहीं करती, तो इनके लिए ये अच्छा तरीका बन गया कि भाई समन्स भेजो तो उसका जवाब देने के बजाय किसी अपने लॉयर को भेज दो, तो शायद ये हो सकता है। लेकिन मैं एक बता दूँ बात आपको, और शायद अनिल परब भी ये समझ ले कि ये कार्रवाई नहीं है, ये तो सिर्फ झांकी है। जिस ढंग से नारायण राणे को अरेस्ट किया गया, कोर्ट में हाजिर किया गया, उसके बाद जिस ढंग से ईडी चल रही है, ईडी का काम चल रहा है, तो एक बात महाविकास आघाड़ी, उस तीनों पार्टी के नेता और अनिल परब समझ ले कि ये तो सिर्फ झांकी है। क्योंकि जिस दिन अनिल परब के नज़दीकी माने जाने वाले खरमाटे नाम के कोई अधिकारी के घर पर छापा पड़ा ईडी का 30 अगस्त को, उसी दिन शिवसेना की एमपी, महिला एमपी है भावना गवली, उनके भी कुछ 5-6 संस्थानों पर छापा मारा गया है और ईडी की तरफ से ही मारा गया। तो ये आप समझ ले, आपको समझ आएगा, आप जाइए न जाइए, आप लॉयर को आगे कीजिए या संजय राउत या जयंत पाटिल से मशवरा कीजिए, बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ झांकी है, ये सिर्फ झांकी है, पूरा तमाशा बाकी है, पूरा तमाशा बाकी है। क्योंकि आपने जिस ढंग की राजनीति की है, तो आप जितने उतावले होते हैं, ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह
इनका ये तरीका नहीं है। वो चुपचाप अपना काम करते रहते और उनके हाथ में जो अधिकार है, उस अधिकार से चलने वाली संस्थाएं, एजेंसीज है, वो अपने आप काम कर लेती है। और उस पर जब एक्शन हो जाती है तब भले प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनके अंडर की एजेंसियां हो, फिर भी मोदी या शाह उस पर कुछ बयान नहीं देते। आप जैसे देशमुख हो या अनिल परब हो या जयंत पाटिल हो, ये जिस ढंग से बयानबाजी करते हैं, वैसी बयानबाजी करने का तरीका अमित शाह या नरेंद्र मोदी का नहीं होता। ये आपको झांकी दिखा रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर ये समझकर अनिल परब चुप तो हो गए, पिछले 3 महीने से वो चुप है, देशमुख भी चुप थे और अभी गायब भी हो गए, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये 2 नहीं, बाकी सब महाविकास आघाड़ी के नेता अगर समझ ले कि जो कुछ हो रहा है वो झांकी है, वो सिर्फ झांकी है, पूरा तमाशा बाकी है। वो तमाशा क्या हो सकता है उसकी कल्पना करे और अपनी आगे की नीति या रणनीति निश्चित करे। यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।